नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगरेड भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हवा तो भारतीय जनता पार्टी की है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। इसलिए जहाँ तक है पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए और उसी से संभावना है कि देश आगे बढ़े। तो आपको लगता है कि मोदी जी को वो टक्कर देने लायक है? पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, लेकिन मोदी जैसी राजनीति न तो वो कर पाएंगे। तो ऐसा है। किन विषयों को लेकर लगता है आपको कि मोदी जी को अभी तक दूर टक्कर नहीं दे सकती? किन मुद्दों पर जिन पर काम किया हो उन्होंने? राम का मुद्दा राजनीतिक नहीं है जी। ये राम का मुद्दा हमारी आस्था से सवाल जी। है और ये सनातन धर्म से है जी। जिसको कुचल दिया गया था। जी। आज अगर पंजाब आप पार्टी ने जीता जी। तो क्या उस समय आप पार्टी की वहाँ सेटिंग ये थी? बड़ा विषय है। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी दूसरे को भी ईमान बता दूं वो एक गलत बात है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को अंदर कर दिया उन्होंने। ईडी वो कह रहे हैं ईडी से डरा रहे हैं। ये ऐतिहासिक काम हुआ है जिससे पब्लिक को ये मैसेज मिलेगा कि एक बेईमान सीएम के साथ क्या होना चाहिए। एक्शन दे के लोगों को बेरोजगार बना दिया एक देश एक कानून होना चाहिए और एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और वहाँ के हिंदू जो थे भाई बहन वो आज हिंदुस्तान में किसी भी रूप से भाग करके आए, किसी भी शरणागत का आए तो उनको क्यों नहीं देना चाहिए? हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगले 5 साल हम ऐतिहासिक फैसले लेंगे, ठीक है ना? तो क्या अपने मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि अब काम अगले 5 साल में होना चाहिए? बेरोजगारी तो जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, ये तो रहेगी चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगरेड भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुद्दे पर मुद्दे कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों पर क्या मुद्दे पिछले 10 साल से हावी है और अगले 5 साल में क्या मुद्दों पर लोग चाहते हैं कि काम हो, किसकी हवा चल रही है, कौन बनेगा सांसद, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज हम हैं जयपुर शहर लोकसभा के हवा महल और किशनपोल विधानसभा को ये संयुक्त रूप से बड़ी चौपड़ पर आज मौजूद है। यहाँ व्यापारियों से बात करेंगे किसकी हवा चल रही है, किसको वो सांसद देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वो बात करना चाहते हैं। जी सर, क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा जयपुर में चल रही है? माइक पकड़ ले आराम से, और आराम से बात कर सकते हैं अपन लोग। बिल्कुल। देखिए, हवा तो भारतीय जनता पार्टी की है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जहां जयपुर के विकास की बात है जी, तो पिछले 5 साल में जयपुर शहर का कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई। जी। पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? पिछले 5 साल में जो राजस्थान में जी। कांग्रेस सरकार थी जी। उस शासन में जयपुर सिटी के विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जी, जहां तक कि व्यापारियों के ऊपर इतने अतिक्रमण ही हुए, व्यापारी समुदाय तो बड़ा दुखदायी रहा है। जी, व्यापारियों को न भाजपा की तरफ से कोई समर्थन मिला पिछले 5 साल में और न राजस्थान सरकार जो कांग्रेस थी उसकी तरफ से मिला। व्यापारी वर्ग सदैव साथ रहा है सरकार के, लेकिन व्यापारियों के जो व्यापार की प्रगति है उसके खिलाफत सरकार ही रही है। जी। तो जयपुर सुंदर बनाने में जो पहले से जो पुरातत्व जो जयपुर था उसका सर्वनाश पिछले 5 साल में किया गया है। जी, तो ये और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही पूर्ण रूप से अवसर है, जैसा कि पूरा देश जान रहा है। देखिए, बेसिकली जो है ना, जो पकड़ अब बेसिकली जो है ना, जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, वो बेसिकली केंद्र को ध्यान में रखकर होता है, ठीक है ना? वहाँ पे जो मुद्दे हैं, जब अपन विधानसभा का चुनाव में जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट के मुद्दे होते हैं, शहर के मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री का चुनाव, अपने सांसद का चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे जो होते हैं वो नेशनल राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है और कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मेरे हिसाब से जहाँ तक ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही वापस रिपीट करेंगे। जी, क्योंकि जो देश के अंदर जो भी ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे धारा 370 हुआ, ये इतना ज्वलंत था। हमने राम मंदिर का जो मामला पिछली सरकारें इतना अटकाए हुए थी और तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही थी उससे कुछ हद तक निजात मिली है। जी। और आगे भी और कई ऐसे कार्य बाकी हैं जिससे देश त्रस्त है। इसलिए जहाँ तक है पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए और उसी से संभावना है कि देश आगे बढ़े। जी। विपक्ष के पास भी राहुल गांधी जैसे जो है कह रहे हैं लोग, विपक्ष कांग्रेस कहता है कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी को वो टक्कर देने लायक हैं? मोदी जी को टक्कर देना और राजनीति करने में बड़ा फर्क है। जी, राजनीति में वो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे,
लेकिन मोदी जैसी राजनीति न तो वो कर पाएंगे न अभी पॉजिटिव उनका सेंस में बोल रहे हैं आप, राजनीति नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, मतलब मोदी जी पॉजिटिव राजनीति करते हैं, नेगेटिव राजनीति करते हैं? राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं, अच्छा अब राजनीति क्या है, ठीक जो है राजा चलाएगा वो नीति को राजनीति बोल रहे हैं। जी। तो राजनीति तो वही है कि इसको कैसे खेलना है, कैसे करना है, ये राहुल गांधी जैसे कि अभी बस की बात है। जी हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जो देश विदेशों में जो मान भारत का बढ़ाया जी। है, जो भारत के नागरिक आज विदेश में जाते जी। हैं, जो उनकी छवि बनी है, जो इज्जत मिलती है, वो पहले पूर्व में नहीं थी। जी। पूर्व सरकारों में भारत की छवि बिल्कुल 0% ही थी। आज भारत की जनता के लिए, भारत के व्यक्ति के लिए देश विदेश तरसता है। पहली बार एक देखने को मिल रहा है, टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि जो छवि एक प्रधानमंत्री के भारत के है विदेशों में, कि विश्व स्तर के नेता भी उनको लेने आते हैं, आज रेड कारपेट उनके लिए बिछाते हैं, तो इससे हमारा गर्व से सिर ऊंचा होता है। तो ये मोदी जी ही हैं जो भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये हमें संपूर्ण विश्वास है। फिर भी बताएं से किसकी आपको लग रहा है कि हवा चल रही है, कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए, मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं, जी। न इनकी कोई आसपास में कोई नेता ऐसा है। किन विषयों को लेकर लगता है आपको कि मोदी जी को अभी तक दूर टक्कर नहीं जा सकती, किन मुद्दों पर जिन पर काम किया हो उन्होंने? सभी मुद्दे हैं जो भी उठे हैं, जैसे उनके कि? सारे काम किए हैं। जैसे सड़क का ले लीजिए आप, सड़क, ठीक है, सड़क यातायात बहुत- पे बिल्कुल, यातायात का बहुत बिल्कुल, अच्छा काम गडकरी जी किया ने है, जो ना बहुत गडकरी ज़्यादा जी ने सुगम जो बहुत यातायात अच्छा- बनाया, बिल्कुल। ठीक है जी। और धारा 370 है जो कश्मीर में आज सुगम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। बिल्कुल ठीक बात है और भी कई मुद्दे हैं। जी। 3 तलाक का मुद्दा 3 कह तलाक रहे का हैं जी, मुद्दा है। 3 तलाक का मुद्दा बोले। 3 तलाक का मुद्दा जो है ना, ये तो मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दा है उसमें- हाँ जी बोले। उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं बात है। नहीं। ये कि ये जो नारी वर्ग जो है, जो अल्पसंख्यक नारी वर्ग है, जो बड़ा त्रस्त थी इससे, जी। उनके जीवन को खराब कर दिया जाता था, पूर्ण रूप से नरक बना दिया जाता था। उनके लिए एक स्वर्णिम काल है कि उनके लिए 3 तलाक जैसा दाग इसमें से हटा दिया जाए। एक और आरोप लग रहा है कि ना कि राम मंदिर का जो मुद्दा था ना, कि राम तो आस्था का विषय था, इसका राजनीतिकरण कर दिया साहब मोदी जी ने। इसको मानते हो आप? ये बिल्कुल 100% सत्य है सत्य बात है। अच्छा, कि राम के नाम पे राजनीति तो है ही है। पर बीजेपी वाले ये कहते कि भाई 70 साल में जो ना, हाँ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम का मुद्दा राजनीतिक नहीं है जी। ये राम का मुद्दा हमारी आस्था से सवाल जी। है, और ये सनातन धर्म से है जी। जिसको कुचल दिया गया था। जी। आज जैसे कृष्ण जन्मभूमि का है, वो भी हमारी आस्था से सवाल है। तो एक सनातन धर्म की आस्था, जो हिंदुस्तान में 80% जो हम नागरिक हिंदुत्व जी। हैं, उनको कुचलना, और 20% को केवल एक राजनीति वोटों को से समीकरण से जोड़ना, ये हमें दुखदाई है। हम 80% होते हुए भी हमको माइनस की संख्या भी दिया जाता है। जी। आज इसी तरीके से आज हमारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हिंदू धर्मशालाएं हैं, इन पे तो टैक्स लगा दिया गया है, और जितने भी मदरसे हैं, जितने भी हैं, इन पे भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ध्यान देने चाहिए। या तो उन पे भी टैक्स लगाएं, या हिंदुत्व की जो भी है, जो मंदिर हैं, देवालय हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, इन पे इतना टैक्स लगा दिया गया कि धर्मशालाएं हैं तो हम, एक गरीब आदमी धर्मशाला का उपयोग करता है, होटलों पे लगाएं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने मदरसों पे, और जितने भी इनके पढ़ाई के जितने भी मदरसे हैं, या इनकी जो धर्मशालाएं हैं जहाँ ये रैन बसेरा ठहराव करते हैं, उन पे तो कोई नाम के टैक्स नाम की प्रणाली नहीं है। और हिंदुओं की जितनी भी धर्मशालाएं, जो अनेक समाज के व्यक्तियों ने, धनी लोगों ने अपनी जेब की कुर्बानी दे के धर्मशालाएँ बनाई है, उनके ऊपर आज टैक्स लग गया है। तो ये हमारे हिंदुत्व के लिए भी एक बड़ी वो है। तो हम तो ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार और जो चुने हुए प्रत्यक्ष इस पर ध्यान दें, और आपके माध्यम से जयपुर के समस्त जितनी भी धर्मशालाएं हैं, और जिनके भी जो भी ट्रस्टी हैं, वह भी अब इस मैदान में आवें, तो जिससे कि या तो सभी पे लगाएं। हम ये नहीं कहते मत लगाओ, आप एक नागरिक एक कानून वाली बात करें। आप मदरसों को फ्री करते हैं, जो 20% हैं उनको तो आप फ्री कर रहे हैं, और जो 80% जनसंख्या है, जहाँ गरीब लोग धर्मशालाओं में आके ठहरते हैं, जहाँ हम एक न्यूनतम चार्ज में उनको धर्मशालाओं पे रहने को देते हैं, रैन बसेरा देते हैं, वहाँ बिजली भी देते हैं, गद्दे भी देते हैं, बिछायत भी देते हैं, उनकी पूरी साख संभाल भी रखते हैं, वहाँ पे आज आप हमें टैक्स में कुचला जा रहा है। और वो लोग ज़मीनों पे कब्जा करके करते हैं, जो हम लोग ज़मीनों की खुद की खरीद के ऊपर, या हमारे पूर्वजों ने उसको खरीद के त्याग करके और एक धर्मशालाओं का निर्माण किया है। तो ये देश की दोहरी राजनीति है। और जहाँ राम जी की बात कर रहे हैं, तो राम तो हमारी आस्था का प्रश्न है।
वो कोई राजनीति नहीं है। अयोध्या पहले भी थी, अयोध्या आज भी है, और राम जी की आस्था का हमारे हिंदू सनातन धर्म से है। मोदी जी कह रहे हैं साहब कि 400 पार आएंगी इस बार सीटें, क्या लग रहा है? कहना तो मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी या किसी और की 500 आएगी, वो भी राहुल और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन कहने से ज़्यादा क्या लग रहा है आपको? 370 के आसपास तो है। 370 के आसपास तो है, 370 आएंगी। वो विपक्ष धारा कह रहा है कि हटाई है साहब तो सरकार वो तो इस बार बने ही नहीं अगर ये ईवीएम से नहीं करा। ईवीएम में सेटिंग कर रखी है इन्होंने, बटन किसी का भी दबा लो कमर के पूट पे जाता है। क्या चक्कर है, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है नहीं, ये भी भाई साहब वहाँ- बोलना, आप बोलिए, पहले आप बोलिए कई विषय पे कहना चाहते हैं, फिर उनके पास आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सारे कमल पे जाएंगे एक साथ वो हो गया तो वैसे मोदी जी फेल हो जाएंगे। अच्छा, जो बीजेपी पे जा रहे हैं क्या वो दूसरे नहीं तो पे कह रहे जाएंगे? प्लानिंग है उनकी, हर चौथा वोट जाता बताया, चौथा वोट तीसरा वोट पे हाँ। ये हो सकता है। मैं आपको लग रहा है ऐसा? इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं जानता, जी ये कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक में। जी जब पैसा एक टच पे लिंक क्लिक करने पे पैसा ही गायब हो सकता है। जी। ये तो आपको लग रहा है मोदी जी इतने बेईमान हो सकते हैं? ये राजनीति है, इसमें बेईमान अपनी माँ को डाकन कहने वाले। जी, बताइए क्या कहेंगे? सर, हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है जी राजनेता अपने आप की जी गरिमा बचाने के लिए कुछ भी एलिगेशन किसी पे भी लगा सकता है। ठीक है। आज अगर पंजाब आप पार्टी ने जीता जी। तो क्या उस समय आप पार्टी की वहाँ हाँ, सेटिंग ये थी? बड़ा विषय है। 67 सीटें उन्होंने जीत ली, ये बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा जीती है, मेरे को आइडिया नहीं कितना है, लेकिन वो पंजाब में जितनी भी जीती, हाँ ना, जितनी भी हाँ। जीती, दिल्ली में आप पार्टी बनी जी। तो क्या वो राजनीतिक थी? तो क्या वहाँ आप पार्टी की सेटिंग थी? तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये कोई तुक नहीं है। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी दूसरे को बेईमान बता दूं, वो एक गलत बात है। और बेईमान का तो अपने आप सामने निशान आ रहा जी। है। जिस समय कांग्रेस शासन काल में ये पुलिस प्रशासन का जो अभी हुआ था, जो कॉलेजों के पेपर्स का जो है, जिन पे छात्रों पे इतना अत्याचार हो गया, जिसने मेहनत करी वो बन ही नहीं पाया। जी। तो ये है, हम तो ये चाहेंगे कि कानून एक बने, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही कानून हो, एक देश नागरिक, एक कानून की बात कर, एक देश एक विधान की बात करें। पर ये तो ये कह रहे हैं कि जो ना ये जो विपक्ष कह रहा है, बोले ये तो क्या ईडी भेज देते घर पे, सबसे बड़ा तरीका ईडी भेज दो, उसको बोल दो या तो बीजेपी में आ जा या फिर उसको अंदर करा देंगे। ईडी का ये दुरुपयोग है या सदुपयोग है मैं नहीं जानता। अच्छा, बेईमानों के आप खिलाफ खुल के बोले, डबल बात मत करो, आप खुल के बताइए जो कहना चाह रहे हैं। बेईमानों के खिलाफ है हाँ। तो बहुत ही बढ़िया ये है। सीएम को अंदर कर दिया उठा के, आप देखो दो सीएम अंदर यदि है। वो गलत है तो होना चाहिए, और इससे आगे भी सीएम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि मैं ये बेईमानी कर सकूं ठीक है। या कुछ कर सकूं, और नहीं है जी। तो वो आगे फैसला आने वाला है, तो उसमें कहाँ दिक्कत ये आ आप रही क्या है? कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को अंदर कर दिया उन्होंने, ईडी वो कह रहे हैं ईडी से डरा रहे हैं ये ऐतिहासिक काम हुआ है जिससे पब्लिक को ये मैसेज मिलेगा कि एक बेईमान सीएम के साथ क्या होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को अंदर डालना एक ऐतिहासिक काम है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। बिल्कुल भ्रष्टाचार किया, और यदि ऐसे भ्रष्टाचारी अगर सीएम की वजह अगर पीएम भी हो तो मैं तो चाहूंगा ऐसे भ्रष्टाचारी पीएम को भी साथ भी ऐसा होना पर चाहिए। केजरीवाल जी के लोग तो तारीफ करते हैं खूब है, केजरीवाल ने जो ना खूब काम किए हैं, मतलब बिजली महंगी फ्री कर दी, अब जो ना दिल्ली में देखिए, ये सरकारी खजाने का सिर्फ दुरुपयोग है। आपके पास सरकारी खजाना आ गया, उसको किस तरह से भी मिस यूज करके लुटा दो और वाहवाही लूट लो, वो वाला एक प्लानिंग वाला काम है, और ऐसा कुछ नहीं है। जी, क्या कहेंगे ईडी के विषय पे, आप बताइए। सर, ईडी के विषय में मेरा ये है कि ईडी का आविष्कार किसने किया था? जी, सर्वप्रथम तो ईडी का आविष्कार करने वालों को ये पूछे कि ईडी का आविष्कार किसने किया था। पावर ज्यादा दी गई। नहीं, पावर तो पहले भी थी जी इमरजेंसी में, पावर का क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? जी, इमरजेंसी में भी पावर का इस्तेमाल हुआ। ये बात और ठीक है। ईडी का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, अपने आप को बरी कराएं, उसमें क्या दिक्कत है? और कानून क्या मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? आम नागरिक के हिसाब से मुख्यमंत्री है, बल्कि हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल ही नहीं मिलना चाहिए। आज वो पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, उनको प्रोटोकॉल की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब प्रोटोकॉल वोट लेने के लिए सभी पार्टियों के लोग प्रोटोकॉल सर, को जब तो- वोट लेने के लिए आम नागरिक के पास जा सकते हैं, वोट लेने के लिए आप गली गली में घूम सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप उसके लिए करते हैं? और दूसरी बात, चोर चोर मोसरे भाई वाले बात नहीं होनी चाहिए। और रही बात रेवड़ी बांटने की या फ्री बिजली देने की, तो हम ये कहते हैं व्यापारी वर्ग का टैक्स और सरकारी कर्मचारियों का टैक्स हटा दें और फ्री बांटें, फिर हम देखें। बल्कि इन्होंने तो फ्री बांट के बिजली या और बात पेंशन दे दे के लोगों को बेरोजगार बना दिया। हम कहते हैं सबको काम दें, सबको पढ़ाई कराएं। आप निःशुल्क पढ़ाई कराएं तो उसमें क्या है कि उनकी मेहनत से होगा।
मेहनत का पता पड़ेगा। आप केवल फ्री दे करके उसको घर पे बैठा के बेरोजगार बना रहे हैं, तो इसका हम तो संपूर्ण विरोध करते जी। हैं। आप उनको सर्विस देवें, सर्विस नहीं उनको पढ़ाई फ्री करें, एजुकेशन फ्री देवें, एजुकेशन से आरक्षण हटाएं, एजुकेशन फ्री देवें, तो हमारी तो राय है। एक बार आप बात करेंगे आपसे कुछ में पहले मैं आपसे, क्योंकि राम जन्मभूमि बनाई ये सही है, बिल्कुल ठीक है, धारा 370 हटाई ये सही है, बिल्कुल ठीक है, 3 तलाक पे काम हुआ ये सही है, सही है, ये मानते हैं कि जो ना सड़कों का पूरे हिंदुस्तान में निर्माण हुआ ये मानते हैं हम। बिल्कुल विदेशों में जो हमारी जो छवि जो बढ़ी है। ठीक है ना, महिला आरक्षण 33% दिया गया ये मानते हैं हाँ, आप। महिलाओं के लिए ठीक ठीक है ना, स्वच्छता की बात की गई, स्वच्छता की बात हुई, स्वच्छ भारत की बात, क्योंकि हम जब भी विदेश जाते हैं सबसे पहला प्रश्न, अब जब लौट के आते हो क्या कहते हैं कि स्वच्छता बहुत थी, सफाई बहुत थी, सफाई पे काम हुआ, इसको हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। होना चाहिए, इस पे काम करने की आवश्यकता बिल्कुल। है। बिल्कुल ठीक है ना, एक देश एक कानून होना चाहिए बिल्कुल और एक होना देश चाहिए। एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए। सीए अभी जो लागू किया है ना, इस पे साहब वो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि सीए जो लागू किया है वो तो बहुत गलत है, इससे तो जो है ना हिंदुस्तान की जनता को दिक्कत आएगी। क्या कहते हैं आप, सीए जो कानून लागू हुआ है? सबकी अपनी अपनी राय है, जी है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है? सीए अच्छी वो है, अच्छी सोच है। और इससे पहले जो देश में नदियों का जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था। सपना देखा बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल, उस मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा। ये मेरे लिए दुख का बात है। विषय बिल्कुल है ठीक कि बात। मोदी अभी इस जी विषय पे हम लोग आएंगे, इस विषय पे अभी क्यों हम लोग नहीं आएंगे, इसी सोच पे अभी रहे? चर्चा करते हैं। अभी कोई सीए पे कोई कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई बात कहना चाहते हो, बताएं। अभी अगला विषय हम यही लेते हैं। नहीं, सीए जो पास किया है वो बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है, क्योंकि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था जी तो पाकिस्तान में मुस्लिम गए थे जी और वहाँ उस समय हिंदुओं की 20% के अपर वहाँ संख्या थी, जी और यहाँ के मुसलमान भी खुश थे जो यहाँ रह गए। जी आज इतिहास उठा के देख लो कि पाकिस्तान में 0 के बराबर हिंदू रह गया। जी तो ये क्यों? ये एक अत्याचार हुआ, और वहाँ के हिंदू जो थे भाई बहन, वो आज हिंदुस्तान में किसी भी रूप से भाग करके आए, किसी भी शरणागत का है, तो उनको क्यों नहीं देना चाहिए? हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जी तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और जो हिंदुस्तान में रह रहा है नागरिक, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उस पर तो कोई है ही नहीं। ये केवल राजनीतिक पार्टियां इसको गुमराह कर रही है, वोटों की खातिर गुमराह है। आज जो बांग्लादेशी आकर के यहाँ बैठे हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं, बल्कि उनको क्यों नहीं बाहर भेजते हैं? ये सिर्फ वोटों का तुष्टिकरण है। उनकी कॉलोनियाँ बसा दी जाती है, उनको लाइटें दे दी जाती है, फिर ही उनके वोटों के कारण से सीए का वो है। बल्कि सीए बिल्कुल कानून प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बढ़िया है। जी। अभी हम बात कर रहे थे, अभी तक पिछले 10 साल के जो हुए, अभी जो मोदी जी का कहना है और अमित शाह दोनों जी का कहना है कि भी अगले 5 साल हम ऐतिहासिक फैसले लेंगे, ठीक है ना, तो क्या अपने मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि अब काम अगले 5 साल में होना चाहिए? हमारी व्यापारी वर्ग की सोच है कि अगले 5 साल में मोदी जी जगह जगह जो चार्ज लगता है टैक्स क्या प्रणाली का, इसको उत्पादन पे ही टैक्स इतना लगा दो कि व्यापारी वर्ग 2 नंबर या 1 नंबर या ये रेड मारना मतलब हो जाए, ठीक बात है, खत्म ठीक हो बात। जाए, उत्पादन पे लगना चाहिए। उत्पादन पे लग जाए। ठीक है, ठीक है। जिससे कि दूसरा व्यापारी वर्ग के ऊपर जो अभी नया कानून एमएससी का लागू हुआ है 43B 43, ये भी एक अभी हम लोगों के हिसाब से गलत है। गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि व्यापार मतलब इसमें व्यापारी वर्ग इतना बंध रहा है कि हमको क्या केंद्र सरकार से पूछ करके कपड़ा बेचना पड़ेगा कि हम किससे तो खरीदें, किसको बेचें, और कितने व्यापारी अपनी साख पे कपड़ा मिलता है, व्यापारी को अपनी साख पे कपड़ा मिलता है, व्यापारी अपनी साख पे कपड़ा बेचता है, तो इसमें बाउंडेशन हटनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में तो बैसाख टू बैसाख पेमेंट होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जो इन्होंने लॉ लगाया है ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और इस पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये 2 नंबर का कार्यक्रम इससे चालू हो जाएगा। क्यों कि व्यापारी वर्ग 2 नंबर में, क्योंकि पेमेंट कोई भी नहीं दे सकता। और या फिर धनी सेठों के हाथ में व्यापार चले जाएगा, और जो गरीब व्यापारी वर्ग है, जो मीडियम व्यापारी वर्ग है, वो इसमें सिमट जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पे विशेष रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को या आने वाली सरकार को, क्योंकि अब तो आने वाली सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है किन मुद्दों पर अभी काम होना चाहिए? क्या लगता है किन मुद्दों पर अभी काम होना चाहिए? अब तो मोस्टली सारे मुद्दे तो हो ही गए, जी, फिर भी कौन सा मुद्दा बचा है? अब आप बताएं, कुछ आपको लग रहा हो कि सतत कि भाई इस मुद्दे पर अभी काम होना बाकी है। बेरोजगारी तो जिंदगी भर रहेगी, अच्छा, ये तो रहेगी चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। ठीक है। महंगाई, अब वो तो महंगाई तो बढ़नी है ही, स्वाभाविक है महंगाई बढ़ना, इसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं। जी, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे अगले 5 साल में ऐतिहासिक फैसले होंगे, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए?
देखिए, एक तो ये जो घुसपैठिए हैं जी। जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, इसको राजनीतिक संरक्षण है वो पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। जैसे वहाँ पे मोदी जी, जैसे वहाँ पे यूपी में हमारे योगी जी साहब इस चीज़ के लिए बड़े सतर्क हैं और बड़े स्ट्रिक्ट होकर अपना डिसीजन लेते हैं। इस तरह का डिसीजन हर स्टेट में होना चाहिए कि यहाँ पे जो कि छुपे हुए लोग, बदमाशी करने वाले छुपे हुए गुंडे राजनीतिक संघर्ष में वो देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं, उनको पर पूर्ण रूप से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जी, क्या लगता है किन मुद्दों पर काम होना चाहिए अगले 5 साल में? शिक्षा, शिक्षा पे, चिकित्सा। बहुत बढ़िया। चिकित्सा पे, आयुष्मान पे काम हुआ है लग रहा है? आयुष्मान पे अभी कम है। कम है जी। लोगों को न तो जागरूकता है और जी। न वो इस पे अवेल कर पा रहे हैं। ठीक बात है, ठीक क्योंकि कुछ भ्रष्टाचारी यहाँ पे भी है, जो डॉक्टरों में भी है, शिक्षा में भी है। ठीक बात है। इन सब की भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि देखा जाए, इस पे लगाम लगाना, इस पे बहुत अधिक दंड कर देना ही देश को सुधार सकता है। क्योंकि किसी भी कोई भी योजना लागू होती है, करने वाले यही लोग हैं। ठीक बात। ये बीच में खा पी के उसको कहाँ ठंडे बस्ते में रखते हैं, वो वाली जो दिक्कत है, इनके खिलाफ कानून UCCA और इनसे बड़ा कानून होना चाहिए, ताकि भय बिना प्रीत नहीं होती। ठीक बात है। भय हो इनको कि मैं यदि ये काम करूँगा तो मेरी तब जाके देश का सुधार होगा। इस मुद्दा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार इस पे शिक्षा और चिकित्सा और शिक्षा तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा है इसको न चिकित्सा पे आ पा रहे, न शिक्षा पे आ पा रहे, न किसी और चीज़ पे आ पा रहे। ठीक बात। सबसे बड़ा यह है कि भ्रष्ट लोगों को एक बार कहीं ना कहीं राम मंदिर धारा 370, वही हम लोग जब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक कॉमन बात हो रही है कि इन सभी विषयों पे काम हुआ है। लगभग जो बेसिक मुद्दे थे उन पे लगभग काम हो गया, लेकिन इसके अलावा अब लोगों की सोच है कहीं ना कहीं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून पर जो है ना काम होने की आवश्यकता। अगले 5 साल के जो ऐतिहासिक फैसले हों वो कहीं ना कहीं देश की यथास्थिति को बदलने वाले हों, जिस पे मूल रूप से मूल जो परिवर्तन हो, शिक्षा पर काम हो, स्वास्थ्य पर काम हो और कहीं ना कहीं काम होना चाहिए एक देश एक कानून पर। आप लोग ये कह रहे हैं, एक कानून पे भी भ्रष्टाचार पर भी लोग बात कह रहे हैं। जी सर, भ्रष्टाचार पे भी होना चाहिए। दूसरा, हम राज्य सरकार को भी, जैसे यूपी में आज योगी जी ने एक समान कर रखा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी एक समान हो। अगर त्रिपोलिया बाजार में व्यापारी अपने बरामदे में रहता है तो उसका चालान काट दिया जाता है, उसका मतलब बड़ा उसको हरिसमेंट किया जाता है, चाहे नगर निगम के द्वारा मान लीजिएगा, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा मान लीजिएगा, उसको हरिसमेंट किया जाता है। अगर यही दृष्टि हम बड़ी चौपड़ से कुछ 4 कदम आगे बढ़ते हैं, रामगंज की तरफ बढ़ते हैं, घाटगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ बरामदों के ऊपर भी अतिक्रमण हो गया, बरामदों के ऊपर भी बिल्डिंगें बन गई, जिसकी तरफ आज तक राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। और राज्य सरकार को क्या हिंदुत्व के इलाकों के ही बरामदे या अतिक्रमण दिखता है, जबकि वहाँ कोई अतिक्रमण की नाम नहीं है। व्यापारी अपना आता है, कस्टमर उसका आता है और वो बाहर अगर करता है, जबकि रामगंज के बरामदों में आप चल नहीं सकते। रामगंज के बरामदों के बाहर 20-20 फुट, जो 30 फुट की रोड है उसमें 15 फुट तक तो अतिक्रमण और रोड पे हो रहा है, जिसका न प्रशासन का ध्यान है, न पुलिस प्रशासन का ध्यान है और न उनको कोई कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत में बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। इसके लिए एक नियम बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीएम का लड़का हो, चाहे कोई गरीब का लड़का हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और इसका एक उदाहरण जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि साहब अपने केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। वही जो दिल्ली पे हुआ, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी लागू हो। ये अतिक्रमण का नाम भी खत्म हो कि आज मुस्लिम बेल्ट में 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंगें, जहाँ की 7 फुट की गली भी नहीं है, जहाँ 3 फुट की गली भी नहीं है, अगर कोई हादसा घट जाए तो पुलिस प्रशासन के एक साथ वहाँ 4 गाड़ी भी मतलब जाना संभव नहीं है। तो इस जगह भी अतिक्रमण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जयपुर से सांसद, लास्ट प्रश्न है, जयपुर से सांसद कौन बनने जा रहा है? मंजू जी। मंजू जी, जयपुर से सांसद कौन बनने जा रहा है? मंजू शर्मा। जयपुर से सांसद कौन बनने जा रहा है? मंजू शर्मा। हाँ सर, जयपुर से सांसद कौन बनने जा रहा है? जो जीतेगा वो बनेगा। फिर भी वैसे नाम मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जी, ठीक है। तो ये जयपुर से सांसद सबको लगता है मंजू शर्मा जी बनने जा रही हैं। और एक बार फिर मेरे को लगता है वोट तो सबको करना चाहिए, वोट तो सबको करना चाहिए ना। तो एक अपील करते हैं सभी लोग मिलकर एक वोट के लिए कि पहले मतदान फिर जलपान, एक साथ अपील करते हैं। मैं बोलूँगा पहले मतदान फिर जलपान, अपने 4 बार दोहराएंगे, ठीक है ना। पहले मतदान फिर जलपान,
पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।